क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से पढ़ रहे थे। 3 चैप्टर तक पढ़ा दिया गया है इसमें, और चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग भारत में राष्ट्रवाद। इसका भी चार वीडियो 4 पार्ट अपलोड किया गया है। यह थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए इसका बहुत सारा पार्ट आएगा, आप लोग सारे पार्ट्स देखिएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे थे, ये सब हो चुका था। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। हम लोग बहुत सारा चीज़, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, ये सब चीज़ देख चुके थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी देख चुके थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों आया था, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलन का उभार, ये सब हम लोग देख चुके थे। आगे देखते हैं। दांडी यात्रा भी देख चुके थे। नमक सत्याग्रह का प्रसार देख चुके थे। बिहार में आंदोलन का प्रसार देख चुके थे। गांधी इरविन पैक्ट भी हो गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम देखना था आज हम लोग को, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या क्या रहा। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी, मजदूर वर्गों की भागीदारी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन एवं व अशिक्षित लोगों की भागीदारी के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो इस आंदोलन का सबसे पहला परिणाम क्या था कि सब लोगों ने भाग लिया था, और इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, महिलाओं ने भाग लिया, मजदूरों ने, शहरी लोगों ने, ग्रामीण, निर्धन, अशिक्षित, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो यह पहला परिणाम था। दूसरा परिणाम इसका देखते हैं। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। समाज के नए वर्ग में अंग्रेज विरोधी भावनाएं व्याप्त हुई। तो इसमें हम लोग देखे थे कि इसमें और भी जो नए लोग थे, मतलब कुछ लोग समाज में मतलब चाहते थे कि अंग्रेज चले जाए, ब्रिटिशर चले जाए, लेकिन कुछ लोगों के इनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे जो लोग अमीर लोग थे, उन लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि ठीक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो उन लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस आंदोलन से बहुत सारे ऐसे वर्ग भी उभर कर सामने आए जिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था पहले, लेकिन अब उन लोगों में भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध भावनाएं व्याप्त होने लगी। ठीक है, तो ये दूसरा था। यह तीसरा प्रभाव देखते हैं। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, क्योंकि बाकी सब आंदोलन में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। तो महिलाओं का जो भागीदारी रहा वह बहुत महत्वपूर्ण था। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को प्रभावी भूमिका में देखा गया था। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। तो इसमें महिलाओं ने जो भाग लिया, इससे पता चलता है कि महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हुआ, यानी महिलाएं अब घर से निकलकर बाकी जो समाज है उसमें भी सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रही हैं। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। भारत में ब्रिटिश वस्त्रों का आयात में गिरावट आई और इसने अन्य वस्तुओं के आयात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तो आप लोग देख रहे थे कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जा रहा था, तो इससे ब्रिटिश लोगों का जो आर्थिक बहिष्कार हुआ, यानी कि उनका आर्थिक गिरावट आई, उनके आर्थिक हितों को प्रभावित किया गया, और बहुत से चीज़ों का आयात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया, यानी कि बहुत से चीज़ों का आयात किया गया, मतलब ब्रिटेन से मंगाया गया, लेकिन यहाँ पर किसी ने यूज़ ही नहीं किया। इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ, जो कि पूर्व आंदोलन में अनुपस्थित था। इस आंदोलन के दौरान वानर सेना, मंजरी सेना संगठन को नया रूप प्रदान किया गया। तो इस तरह का नया वर्ग, मतलब कि अलग अलग तरह का वर्ग संगठन सामने आया। इस समय प्रभात फेरी का आयोजन भी संगठनात्मक तरीकों के अंतर्गत विशेष महत्व रखता है। पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल भी लोगों को संगठित करने का एक नया तरीका था। तो इस तरह का बहुत सारा तरीका, अलग अलग तरीक़ा से लोग इस आंदोलन के दौरान ये सब वानर सेना, मंजरी सेना, प्रभात फेरी, इस तरह का संगठनात्मक तरीकों का शुरुआत किया। पत्र पत्रिकाओं के इस्तेमाल से लोगों को संगठित करने का तरीका ढूंढा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। तो वह लोग जो आंदोलन चला रहे थे उन सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इस आंदोलन का मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना। तो इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या था इस आंदोलन का, कि इस आंदोलन के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के साथ समानता के आधार पर बातचीत की। ये जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो एकदम सामने बैठकर मतलब इस तरीके से बातचीत किया गया, तो पहली बार ऐसा हुआ था। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध 1940 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हुई और अंग्रेज़ों के शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। इन आंदोलन ने भारत में किसान एवं मजदूर आंदोलन को नए आयाम दिए। अंग्रेज़ों द्वारा शोषणकारी नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय कृषक वर्गों में भी असंतोष की भावना व्याप्त थी। फलस्वरूप उनका विरोध एक आंदोलन का रूप लेने लगा और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सहयोगी अंग बना। तो इस तरह से धीरे धीरे आंदोलन होता गया और अंत में आप देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन का एक सहयोगी अंग बना। मतलब कि ये सारा आंदोलन मिलजुल के लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट और इस तरह का चीज़ हुआ। तो यही इसमें बताया जा रहा है। किसान आंदोलन देखते हैं हम लोग, किसान आंदोलन, चंपारण आंदोलन, इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था बार बार पड़ने वाले अकाल से त्रस्त थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, यानी लास्ट टाइम में 1800 के लास्ट टाइम में क्या हुआ, अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अकाल बहुत पड़ रहा था। भूख से लाखों कृषक तथा अन्य कमज़ोर वर्ग के लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो जो इतना सारा जो चलाया गया था, आप लोग सुने होंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, ये सब जो चलाया गया था उसका परिणाम देखने को मिल रहा था कि अकाल बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। इतना किसानों का शोषण किया गया था कि अब धीरे धीरे हर जगह पर अकाल पड़ना शुरू हो गया था। 1876 से 78, 1896-97 तथा 1899-1900 के भीषण दुर्भिक्षों के से यह स्पष्ट होने लगा कि उत्पीड़क भूमि कर नीति का क्या फल होता है। तो यह जो बहुत प्रताड़ित करके जो कर लगाया जा रहा था, जो अभी हम बताएं आपको कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था, आप लोग अगर पढ़े हैं तो जानते होंगे कि यह सब कर लगाने का व्यवस्था था, किसानों पर कैसे कर वसूला जाए। तो यह जो प्रताड़ित तरीका था कर इकट्ठा करने का, इससे क्या परिणाम होता है यह लोगों को देखने के लिए मिला। भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर इसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए। जाहिर सी बात है, सब अकाल पड़ेगा, भूखों मरेगा, तो सब लोग आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों में परिवर्तन और विभिन्न टेनेंसी एक्ट पारित किए गए, परंतु ये पर्याप्त नहीं थे। तो इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारा नीति लाया गया भू राजस्व से रिलेटेड, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इतना ख़राब हालत हो गया था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद प्रारंभिक 15 से 20 वर्षों तक कृषक समस्याओं को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया था। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, ठीक है, लेकिन शुरू के 15-20 साल तक कृषकों का समस्या को लेकर कोई खास काम नहीं हो पाया था। हालांकि कांग्रेस अपने हर अधिवेशन में इन विषयों पर ध्यान देने का प्रयास करते थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। तो कांग्रेस कोशिश करते थे लेकिन वो हो नहीं पाया। जैसे ही 1915 में महात्मा गांधी भारत में आए, उसके बाद ही किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। भारत के विभिन्न जगहों पर हुए प्रमुख किसान आंदोलन जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शन किया, इस प्रकार थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी के आने के बाद चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और बहुत तरह का आंदोलन हुआ, वो सब हम लोग देखते हैं। चंपारण आंदोलन, बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो बंगाल, बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था, बिहार में है चंपारण, आपको पता भी है। तो वहाँ पर जो नील उत्पादक किसान थे उनका बहुत ही दयनीय स्थिति था। विशेषकर बिहार में नीलहे, गोरों,
द्वारा तिनकठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 20 हिस्से पर 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। तो इसमें क्या था तिनकठिया व्यवस्था में कि 20 भाग अगर मतलब कि आपके पास भूमि अगर है उसका 20 भाग कर दीजिए और उसमें से 3 हिस्सा जो होगा उस पर नील की खेती करनी होगी। मतलब कि एक बीघा पे 3 कट्ठा में, मतलब 1 बीघा ज़मीन है तो उसका 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी होगी। यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी और यह जो 3 कट्ठा भूमि होता था इसी के कारण से तिनकठिया व्यवस्था नाम रखा गया। यह सबसे उपजाऊ भूमि होता था, यानी कि नील का खेती उस भूमि पे करना जो सबसे उपजाऊ है। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम होती जाती थी। तो किसान नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि एक तो उर्वरता कम हो जाती थी उससे, मतलब कि भूमि बंजर होने लगता था धीरे धीरे, और उसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत तरह का दिक्कत था, इसलिए किसान नहीं करना चाहते थे। यद्यपि 1908 में तिनकठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें बेचने के लिए बाध्य करते थे और यह राशि बहुत ही कम होती थी। अब होता क्या था कि बागान मालिक जो था, मतलब कि नील की खेती करवाने वाला जो लोग था बागान मालिक कौन था? वही जो नील की खेती करवाता था। तो बागान मालिक किसानों से कहता था कि एक निश्चित धनराशि पे, मतलब हम जितना पैसा दे दिए उतने पे बाध्य करता था कि हमको नील बेच दो, और वह राशि बहुत ही कम होता था। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के बाजार में भारतीय नील की मांग गिर गई। तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक कृत्रिम नील का उत्पादन शुरू कर दिया, मतलब कि केमिकल तरीके से आर्टिफिशियल नील का रंग, नीले रंग का शुरुआत कर दिया, जिसके कारण जो भारत का जो नील था उसका मांग गिरने लगा। चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा, इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसान पर लादना शुरू कर दिया। इसके लिए जो रास्ता उन्होंने अपनाया उसमें किसानों से यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दे तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी। तो हुआ क्या कि उन लोगों को बहुत हानि हुआ बागान मालिकों को, क्योंकि जर्मनी में आर्टिफिशियल रंग का शुरुआत हो गया था। तो जो बागान मालिक थे उनको मतलब कि बहुत हानि हो गया इसके कारण। इसलिए यह जो घाटा हुआ इससे बचने के लिए उसने क्या कहा, नील उगाने वाले किसानों से यह कहा कि अगर तुमको नील की खेती नहीं करनी है तो तुमको क्या कहते हैं, इसमें लिखा है चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा, और इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए घाटा किसान बागान मालिकों को हुआ वह किसानों पर लादना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर आप नहीं करना चाहते हैं मतलब कि नील की खेती, तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। अगर आप मुआवजा दे देंगे, एक बड़ा मुआवजा दे देंगे, तो उनको नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। अब उतना पैसा किसानों के पास तो है ही नहीं, और इसलिए उसने कर में वृद्धि कर दी, मतलब बागान मालिकों ने कर जो था उसमें वृद्धि कर दी। नीलहों के इस अत्याचार से चंपारण के किसान त्रस्त थे। इसी समय 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, ठीक है, उसमें चंपारण का एक किसान था राजकुमार शुक्ल। उसने सबका ध्यान इस तरफ लाने की कोशिश की कि हम चंपारण का जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, और महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि आप चंपारण चलिए और चंपारण जाकर इस समस्या का समाधान कीजिए। जब गांधी जी मोतिहारी चंपारण का जिला कार्यालय पहुँचे तो उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए एक खतरा समझा गया। तो जब गांधी जी मोतिहारी पहुँचे
तो वहाँ पर उनका उपस्थिति यानी कि वह जब पहुँचे तो उनको यह कहा गया कि भाई आप जन शांति के लिए यानी लोगों की शांति के लिए एक खतरा समझा गया। सरकार द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया। सरकार ने कहा कि आप जन शांति के लिए बहुत ही खतरा है, आप चंपारण छोड़ दीजिए। परंतु गांधी जी ने वहाँ की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश जनता के लिए अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर उन पर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। तो जैसे ही वहाँ पर वह पहुँचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। इसके साथ साथ गांधी जी को भी इस प्रकार के आंदोलन करने से निषेध किया गया। तो वहाँ का जो बिहार का जो कमिश्नर और जिला न्यायालय था उसने यह आदेश दिया कि यह मुकदमा भी वापस ले लिया जाए और गांधी जी को भी कहा कि यह आंदोलन जो आप करने वाले हैं उसको निषेध किया जाए, उसको नहीं किया जाए। परंतु उन्हें किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दी गई। एक तरह तो कहा गया कि आंदोलन मत कीजिए, लेकिन जो किसानों के जो कष्ट है उसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको पूरी स्वतंत्रता आप ले सकते हैं। इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्या, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्या को समझा। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी के दबाव के कारण सरकार ने क्या किया? चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। तो बेसिकली यह कमेटी क्या करने वाली थी? यह तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त करने के लिए काम करने वाली थी। इस कमेटी ने यह सिफारिश कर दी, मतलब इस कमेटी का यह काम था देखना कि यहाँ के जो किसान हैं सच में इन पे जो अत्याचार हो रहा है नहीं हो रहा है, यह देखना काम था। तो इस कमेटी ने यह सिफारिश कर दी कि तिनकठिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके साथ ही अन्य कर भी समाप्त कर दिए जाए जो कि किसानों को देने पड़ते हैं। तो जितना जो बगान मालिक ने कर उस पर लगाया था, बोला कि तिनकठिया व्यवस्था भी समाप्त करो और उन पे जो कर लगाया गया है वो भी समाप्त कर दिया जाए। बढ़ाए गए लगान की दरें कम की जाए और जो वसूली अवैध रूप से किसानों से की जा चुकी है उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। तो जिन लोगों से अवैध तरीके से मतलब कि वसूली किया गया था कर, उसका 25% वापस करने के लिए कहा गया। यानी कि ये जो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी थी उनका सिफारिश क्या था कि तिनकठिया व्यवस्था समाप्त कर दिया जाए। जितना भी कर है उनको कर देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो भी कर है उनको समाप्त किया जाए। और जितना कर बढ़ाया गया था उसमें से 25% मतलब कि जो ज़बरदस्ती लिया गया था, अवैध तरीके से किसानों से कर इकट्ठा किया गया, तो उसका 25% किसानों को लौटा दिया जाए। कमेटी ने इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट के रूप में पारित किया। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद आदि ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्थानीय महाजनों और गांव के मुखतियारों ने भी गांधी जी को सहयोग दिया। चूँकि गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों सत्य और अहिंसा के आधार पर बनाया, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ उनके दोस्त जिनका नाम आपको याद रखना है, मतलब सहयोगी बोलेंगे दोस्तों ने, जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, इन सब का नाम याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन और लोग थे गांधी जी के अलावा, ठीक है। और इसको चंपारण सत्याग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने सत्य और अहिंसा के आधार बनाया था आंदोलन में। अब हम लोग आते हैं खेड़ा आंदोलन। देश के अन्य भागों में किसानों के भी किसानों के आंदोलन हुए। तो चंपारण के अलावा भी बहुत देश का और भी इलाका था जहाँ पर कि किसानों का आंदोलन हो रहा था। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने
लगान की माफ़ी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि सन 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति पहुंची थी। हुआ क्या था, खेड़ा ज़िले में बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, जिसके कारण खरीफ का फसल जो था वह उसको बहुत क्षति पहुंचा। लेकिन किसान जो अंग्रेज़ थे वह कर नहीं माफ़ कर रहे थे, तो लगान माफ़ी के लिए किसानों का समर्थन करने के लिए गांधी जी गए थे वहाँ पर। लगान कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति में लगान माफ़ी का प्रावधान नहीं था। मतलब इस स्थिति में जब उपज ही खराब हो गया, फसल ही खराब हो गया, तो लगान दे कहाँ से? तो ऐसे में लगान माफ़ी का प्रावधान नहीं था। सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दी कि किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़का रहे हैं। तो वह एक आधार मान लिया कि नहीं, ये सब कारण नहीं है कि बारिश के कारण फसल ख़राब हो गया है, इसलिए कर नहीं देना चाहते हैं किसान, ऐसा नहीं है। सरकार ने यह कहा कि लगान ना देने के लिए बाहर के लोग उनको भड़का रहे हैं, यह मान लिया गया। सरकार का यह आरोप निराधार था। अब यह आरोप लगाना बहुत ही पूरी तरह निराधार था। 22 जून 1918 को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीने तक जारी रहा। इस बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार द्वारा भी दमनकारी उपाय समाप्त करने की स्थिति काफ़ी बदली और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो इसमें क्या हुआ कि खरीफ फसल तो ख़राब हो गया था, लेकिन रबी फसल जो आंदोलन के बाद देखा गया कि रबी फसल का अच्छा फसल हुआ और सरकार ने भी जो दमनकारी उपाय लगाया था उसको भी समाप्त कर दिया। तो इस तरह गांधी जी का यह सत्याग्रह भी समाप्ति का गांधी जी ने भी सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों में अंग्रेज़ों के शोषण मूलक कानूनों का विरोध करने का साहस जगा। अब आते हैं मोपला विद्रोह। आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। तो यह मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल के मालाबार तट पे मालाबार तट पे हुआ था। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं नायर भू राजस्व स्वामी उच्च जाति हिंदू थे। ठीक है, तो मोपला कौन था? स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे, मतलब वहाँ का रहने वाला था, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, मोपला कौन था? इस्लाम धर्म का अनुयायी था। लेकिन जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं नायर थे वह भूस्वामी उच्च जाति हिंदू थे। वह जो भूस्वामी था नंबूदरी और नायर, वह उच्च जाति कौन था? हिंदू था। अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था। तो नंबूदरी और नायर जाति को क्या था? जैसे वो लोग बड़े लोग थे तो उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त था। और पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करती थी। पुलिस और न्यायालय भी इनका समर्थन करती थी, छोटे लोगों को समर्थन नहीं करती है। जैसे मोपला जो स्थानीय पट्टेदार थे उन लोगों का समर्थन नहीं करती थी, लेकिन नंबूदरी एवं नायर का समर्थन करती थी। 19वीं शताब्दी में मोपला किसानों का लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? मोपला किसानों पर लगान का बोझ बढ़ने लगा और भूमि संबंधी उनके अधिकार को नियंत्रित किया जाने लगा। भूमि संबंधी उनके जो भी अधिकार थे उनको कंट्रोल किया जाने लगा। इससे उत्पन्न असंतोष ने किसानों एवं जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी, जो दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक हिंसा में भी परिवर्तित हो गया। तो जाहिर सी बात है सांप्रदायिक हिंसा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एक तरफ था इस्लाम धर्म का लोग और नंबूदरी और नायर कौन थे? हिंदू धर्म के लोग थे। तो यह एक तो किसान और ज़मींदार के बीच संघर्ष था ही, लेकिन यह सांप्रदायिक हिंसा में भी परिवर्तित हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से थे। सन 1921 में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई जब कांग्रेस ने किसानों के हितों में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। इसीलिए सन 1921 में
एक नई स्थिति उत्पन्न हुई कि कांग्रेस ने किसानों के हितों में भूमि एवं राजस्व सुधार की मांग की। तो कांग्रेस ने क्या किया, किसानों के हित में जाके भूमि और राजस्व सुधार की मांग की और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, ताकि मतलब कि यह जो सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, सांप्रदायिक रूप ले लिया है या लड़ाई, उसको थोड़ा सा शांत किया जा सके। कि जब हम खिलाफत आंदोलन का समर्थन देंगे तो सब समझेगा कि हाँ ठीक है, यह मतलब थोड़ा सांप्रदायिक दंगा कम हो जाएगा। इस नई स्थिति को उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता अली मुस्लियार को अपना राजा घोषित कर दिया। तो मोपला विद्रोह का धार्मिक नेता कौन था, मतलब कि अली मुस्लियार को अपना राजा घोषित कर दिया, ठीक है। और सरकारी संस्थाओं पर हमले आरंभ कर दिए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो आपको याद रखना है कि अली मुस्लियार का नाम, जो कि मोपला विद्रोह का एक राजा घोषित किया गया, और हाँ, तो नेता जो था वो किसको घोषित किया गया, अली मुस्लियार को, ठीक है। और उन्हीं के नेतृत्व में मोपला विद्रोह को आगे बढ़ाया गया। तो मोपला विद्रोह समाप्त हो गया। अब हम लोग बारदोली सत्याग्रह देखते हैं। फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट रहे। तो हुआ क्या कि फरवरी 1928 में गुजरात के सूरत जिले में बारदोली तालुका जो था, उसमें लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। बारदोली जांच आयोग जो बिठाया गया, उसका जो भी सिफारिश था, उससे भी वहाँ के लोग असंतुष्ट थे। उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पर सरदार भी कहलाए। बारदोली सत्याग्रह के टाइम में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। उन्होंने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। तो महिलाएं भी इसमें भाग ली थी, बुद्धिजीवी लोग तो थे, को भी शामिल किया। बेशक यह किसान लोगों का था प्रॉब्लम, लेकिन बुद्धिजीवियों को जागृत किया, महिलाओं को भी इसमें भाग लेने का अवसर दिया। किसानों के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल हुई। अब इन किसानों के समर्थन में बम्बई में क्या हुआ, रेलवे हड़ताल हुआ। और के एम मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद की सदस्यता भी त्याग दी। तो इसमें दो लोग, एक तो इन किसानों का समर्थन करते हुए बम्बई में रेलवे हड़ताल हुआ, और के एम मुंशी और लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बम्बई के विधान परिषद से सदस्यता त्याग दी। फलस्वरूप सरकार को ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें इस वृद्धि को अनुचित माना गया और लगान की दर में सरकार ने कमी की। इस प्रकार यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न हुआ। तो इसका बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था यह जो आंदोलन था। तो इसके फलस्वरूप क्या किया गया, ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया, और उसने यह सिफारिश की कि लगान की दर को कम किया जाए। इतना बढ़ाया गया, इसको अनुचित माना, और यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न हो गया। तो हम लोग इसमें बेसिकली किसानों का जो आंदोलन रहा वह हम लोग देखें, चाहे वह चंपारण आंदोलन रहे, ठीक है। अभी हम लोग चंपारण आंदोलन देखें, फिर खेड़ा आंदोलन देखें, मोपला विद्रोह देखें और बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। ये सब क्या था, यह सब जो था यह किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे किसान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक है। इन सब के बाद किसान सभा का गठन होना ही था, तो किसान सभा का गठन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।